सर यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने कल रोक लगा दी है, स्टे लगा दी है। अब क्या कहना है इस पर आपका? कई लोग कह रहे हैं कि ये जातिवादी मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो इस देश में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो भेदभाव हो रहा है जाति के नाम पर, उसे वैधता देने का काम है। हम सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, इसके बावजूद भी ये कहना बहुत जरूरी है कि इस देश के इंस्टीट्यूशंस जो हैं समाज से बाहर नहीं है। इन इंस्टीट्यूशंस में जो लोग आ रहे हैं वो इसी समाज के हिस्से हैं। ऐसे में ये कह देना कि भाई इंस्टीट्यूशंस में जातिवाद नहीं हो रहा है या इंस्टीट्यूशंस बहुत पवित्र चीज है, इंस्टीट्यूशंस में लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहां जातिवाद करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये एक सरासर गलत है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जातिवाद को बढ़ावा एक चीज देखिए, जातिवाद को बढ़ावा देना तो तब होता है जब जाति नहीं होती। इस देश में जाति एग्जिस्ट करती है, इस समाज का हिस्सा है, इसके मूल में है। तो जाति अगर है तब तो जाकर के एक्ट आ रहा है। अगर जाति नहीं होती तो एक्ट की ही जरूरत नहीं होती। तो एक्ट जातिवाद को कैसे बढ़ावा दे रहा है, ये सच में मतलब सुप्रीम कोर्ट किस एंगल से बात करे समझ से परे है। भाई अगर जाति नहीं होती तब तो इतनी सब इक्विटी करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर इक्विटी किस लिए ला रहे हैं भाई? अगर जाति है ही नहीं तो इक्विटी किस लिए ला रहे हैं आप? तब तो सब बराबर है। और अगर सब बराबर हैं तो फिर आप देखिए कि पूरा का पूरा सोसाइटी का जो ढांचा है उसमें देख लीजिए किस तरीके का हायरार्की, उसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो सरकार इस नोटिफिकेशन को लेकर के आई उसने अपना पक्ष जो है बहुत कमजोरी से रखा है। ऐसा लगता है जैसे कि सरकार ही ये नहीं चाहती थी कि वो अपने एक्ट को डिफेंड करे। तुषार मेहता ने कोई शब्द ही नहीं बोला, कोई आर्गुमेंट ही नहीं किया। इसीलिए ये सही मायनों में समझे तो ये सरकार का भी फेल्योर है। वो सरकार कंप्लीटली फेल की। अगर सरकार अपना पक्ष रखती, सरकार अगर इस देश के मार्जिनलाइज सेक्शन के पक्ष में खड़ी होती, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला और दिव्यांगों के पक्ष में खड़ी होती, तो ये नौबत यहाँ पर नहीं आती। उन्होंने अपना पक्ष रखा ही नहीं और इसीलिए इस तरीके की टिप्पणियां जो है हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं। तो क्या SC ST OBC के साथ धोखा किया है सरकार ने? बिल्कुल धोखा है। आप ये देखिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो 30 मेंबर्स की कमेटी थी उसने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी वो यूनानिमस रिकमेंडेशन थी। मीन्स सब लोगों की सहमति थी, उसमें सारी पार्टियों के लोग शामिल थे। कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, बाकी पार्टियों के लोग भी शामिल थे और उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर यूजीसी ने अपना नोटिफिकेशन बनाया था। और ऐसे में सरकार अगर उसको पक्ष नहीं रख रही है तो ये समझा जा सकता है कि सरकार ने कमेटी की रिकमेंडेशंस को तो सपोर्ट किया, लेकिन जब उन्हें एक खास सेक्शन से विरोध का सामना करना पड़ा वो अपने पीछे हट गए। और यही सरकार का कमजोर पक्ष है। सरकार दोनों तरफ से खेलने की कोशिश की। एक तरफ वो रिकमेंडेशन दे करके ST SC OBC, महिला और PWD सेक्शन को अपने फेवर में लाने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने विरोध होता हुआ देखा वो तुरंत अपने स्टैंड से पलट गई। तो उन्होंने दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश की। कहा जाता था कि मोदी जी का विरोध देश का विरोध होगा, लेकिन जैसे ये नए नियम आए यहाँ तो मोदी जी का विरोध हो गया। देखिए ये मोदी जी का विरोध जो लोग कर रहे थे ये सारे लोग वही थे जो मोदी जी के पिछले 10-11 सालों से गुणगान कर रहे थे। इन्हीं लोगों ने हम लोग तो लगातार चाहे किसान आंदोलन हो चाहे तमाम आंदोलनों में देखा, हमने रोस्टर आंदोलन में भी देखा, हमने ST SC एक्ट के मामले में भी देखा, हम लोग तो तमाम तब से खिलाफ कर रहे थे कि भाई सरकार जो है आपको जो है आपके हकूक को कमजोर करने का काम कर रही है। यही लोग थे जो उस समय हमारे खिलाफ आकर के गालियां देने का काम कर रहे थे, सरकार को डिफेंड कर रहे थे, पाकिस्तान जाने की बात करते थे, मोदी विरोध को देश विरोध साबित कर दिया था। आज वही लोग प्रधानमंत्री को लेकर के तमाम तरीके का शब्दों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जाति खोजने का काम कर रहे हैं। अभी तक जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे थे उन्होंने तुरंत एक एक्ट के आते ही तुरंत मोदी जी को भी उन्होंने अपनी जाति बता दी, खुद की भी जाति बताना शुरू कर दिया और तमाम जातियां उनकी जो है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी उनको लेकर के बहुत अपमानजनक नारे भी लगाए गए। और ये वो लोग थे जो अभी तक उनके गुणगान कर रहे थे। इन नियमों के आते ही SC ST OBC वाले हिंदू नहीं रहे भाई। अगर एक्ट के खिलाफ जो विरोध हुआ उसको देखोगे तो उससे तो यही लग रहा है कि उन्होंने मान लिया है कि हिंदू का मतलब सिर्फ ये चुनावी मामला है और अगर मुसलमानों की जरूरत है तभी हिंदू का मामला, अदरवाइज हिंदू तो कोई है ही नहीं। उन्होंने तो बहुत क्लियर कट कह दिया कि इस जो लोग हिंदुत्व की राजनीति के पीछे कर रहे थे, जो लोग इसको झंडा लेकर के चल रहे थे, वो तुरंत जैसी एक्ट आया उन्होंने तुरंत अपने आप को साबित कर दिया कि वो हिंदू नहीं वो सवर्ण है। और तमाम इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान्य लोग इसमें शामिल थे, इसमें मीडिया के आउटलेट्स भी सारे के सारे शामिल हैं, तमाम तरीके धर्म गुरु इसमें आ गए।
ठीक है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके के अधिकारी जो अपर कास्ट सेक्शन से बिलोंग करते थे वो भी इसमें शामिल हो गए, इस्तीफा देने लगे और तमाम और तरीके के जो लोग थे अलग अलग जगहों पर। और इंटरेस्टिंग चीज, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे का जो है सर जो है नोचने का काम करती है, उसके तमाम सवर्ण जो है एक जगह आकर के जो एक जगह एकजुट हो गए। लंबे समय से पढ़ा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, आप खुद स्टूडेंट भी रहे होंगे, क्या ऐसा भेदभाव होता है या बिल्कुल होता है? ये सब नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल होता है। जाति के नाम पर भेद, और ये देखिए कैंपस के अंदर बिल्कुल होता है, कैसे नहीं होता। आप अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करिए, बाहर की भी बात कर लीजिए, हम कुछ नहीं करते। देखिए एक चीज देख लीजिए, अगर एक एग्जांपल दे दूं, पिछले 2 से 3 साल में जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसमें लगभग 250 से ज्यादा पोजीशंस है जो ST SC OBC की जो NFS कर दी गई, वो जाति देख करके की गई ना। उसमें अपर कास्ट पोजीशंस के नंबर्स को अगर देखो तो पता चलेगा कि उतने नंबर है ही नहीं, ठीक है। ज्यादातर ST SC OBC की पोजीशन है और कुछ EWS की पोजीशन से जिन्हें NFS किया गया। PhD में एडमिशंस में देख लीजिए जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो भी सबके सामने है। तो ऐसे में हम लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से इस देश के भीतर और कैंपसेस के भीतर जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कहीं किसी के नंबर्स काटे जा रहे हैं, आपने देखा होगा, कहीं किसी की फेलोशिप रोकी जा रही है, कहीं किसी की PhD थीसिस नहीं जमा कराई जा रही। तो तमाम तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन के जो पैटर्न हो सकते हैं जो कि बहुत माइन्यूट होता है, वो एक्चुअली कैंपसेस में वो नहीं है कि आपको घोड़ी पर चढ़ने से रोक दे या मटके से पानी नहीं पीने दे। यहाँ का डिस्क्रिमिनेशन खास करके हायर एजुकेशन का एकदम से डिफरेंट है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगता है, आप लोग सड़कों पर आ गए हैं। देखिए बिल्कुल, हम तो देखो इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस देश में बराबरी लाने के पक्ष वाले लोग हैं, इस देश में हम लोग जो इक्विटी लाने वाले लोग हैं, हम तो बाबा साहब के सपने को आगे ले जाने वाले लोग हैं। तो हम तो पहले से इस बात के पक्ष में थे कि भाई संविधान जो है उसको लागू किया जाए, संवैधानिक जो वैल्यूज हैं, मान्यता है, मूल्य है, उनको लागू होना चाहिए। और ये एक्ट उस बात की जो वो कर रहा था, जाएगा प्रकाश को। देखिए ये तो बहुत मिस जो है कैलकुलेशन है और ये कह सकते हैं कि बहुत गलत जो है इंटरप्रिटेशन है। कल एक वीडियो चल रहा था जिसमें एक व्यक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज का नाम लेकर के एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था कि वहां किसी अपर कास्ट बच्ची ने दूसरी जो है लोअर कास्ट बच्ची ने उससे पैसा लिया और उसके खिलाफ जो है ST SC का मुकदमा दर्ज। फाइनली कॉलेज को उसमें आना पड़ा और उन्होंने एक स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि ये फॉल्स और फैब्रिकेटेड पूरा का पूरा मसला है, ऐसा कोई केस कैंपस में नहीं हुआ है। तो इस तरीके की चीजें जो है और अभी तो इस एक्ट को आए हुए 15 जनवरी से शुरू हुआ और कल 29 जनवरी थी, 14-15 दिन ही हुए थे और अभी तक तो कहीं कमेटी फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। इसको गजट को आने के बाद इसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाना था यूनिवर्सिटी में, जनरल के लोग ही नहीं होंगे। एक सेकंड, और कमेटी बनने से पहले से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाना था हर यूनिवर्सिटी में, वहां से पास होना। तो अभी तक वही प्रोसेस नहीं, तो केस मुकदमा होना तो बाद की बात है। इसमें जो पॉइंट ये कहा जा रहा है कि इसमें अपर कास्ट नहीं होगा, जनरल नहीं होगा, ये एकदम गलत बात है। कमेटी जो गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से 13 मेंबर्स की है, उन 13 मेंबर्स में से 13 हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, 3 सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, 1 नॉन टीचिंग, 2 सिविल सोसाइटी मेंबर्स, 1 स्टूडेंट, और उसके अलावा ST SC OBC, PWD और महिलाएं जो है। तो ऐसे करके लगभग 13 में से सिर्फ जो है 5 ही सीट तो रिजर्व है। उनमें से कैटेगरी की तो 3 ही है, ST SC OBC। महिला और दिव्यांग तो किसी भी कैटेगरी का हो सकते हैं, जनरल का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जो लोग सिविल सोसाइटी के मेंबर होंगे वो भी तो कहीं से भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कहना बहुत गलत। और उसके अलावा जो नॉन टीचिंग का स्टाफ होगा, जो स्टूडेंट होगा, वो जरूरी थोड़ी कि आप कैटेगरी का व्यक्ति होगा, वो तो इंस्टीट्यूशन जिसको लाएगा उसका व्यक्ति होगा। तो इसीलिए कह देना कि अपर कास्ट नहीं है, ये सरासर झूठ है दरअसल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 5 सवाल उसमें फ्रेम किए हैं और एक सवाल उन्होंने उसमें वर्गीकरण का भी जिक्र किया है कि अगर SC में SC के अंदर ही अगर भेदभाव होगा तो वहाँ क्या ये नियम काम करेगा या इसमें कुछ और किया जाएगा सर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये बहुत हैरानी की बात है कि 27% OBC रिजर्वेशन को लेकर के मध्य प्रदेश का जो OBC समाज है और मध्य प्रदेश की सरकार बहुत लंबे समय से लगी हुई है और इस देश की आधी से ज्यादा आबादी OBC की है, लेकिन उसके बावजूद ही उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर जो है कोई बात नहीं कही। 32% ST आरक्षण को लेकर के छत्तीसगढ़ के आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं आता कि भाई जनसंख्या के अनुपात में उसको आरक्षण दिया जाए।
और इसके साथ साथ हमने जाट आरक्षण की लड़ाई देखी, गुर्जर आरक्षण आंदोलन देखा, तमाम वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है एकदम से जो है चुप हो जाता है, सन्नाटे में चला जाता है। लेकिन जैसे ही ST SC का कोई मामला आता है और उसके हकूकों की बात आती है, तुरंत उन्हें वो तमाम तरीके की चीजें याद आने लगती हैं जो कि एक अपर कास्ट जो नैरेटिव है उसको सूट करती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी जो पिछले 8-10 दिनों में जो नैरेटिव मीडिया में चलाया गया उस लॉबी के द्वारा, उसका असर डायरेक्टली उनके ऊपर दिख रहा है और उसी से प्रभावित होकर के और सरकार की कमजोर जो है पैरवी के चलते ये सारा कुछ हुआ है।